बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस के आरोपों का दिया जवाब। बोले, कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को बरगला नहीं सकती। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार ने अभिभाषण को बताया दिशाहीन। कहा, सिर्फ सरकार की पीठ थपथपाई राज्यपाल ने। भाजपा विधायक सतीश फागना ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष। बोले, कांग्रेस का काम सिर्फ झूठ बोलना, भाजपा की नीति और नीयत दोनों ही अच्छे हैं। हरियाणा में लगातार बढ़ रहा ठंड का प्रकोप, घना कोहरा लोगों को कर रहा परेशान। वाहन चालक परेशान, विजिबिलिटी हुई कम। रोहतक एलिवेटेड पुल पर चलती गाड़ी में लगी आग। समय रहते गाड़ी से बाहर निकला चालक, देखते ही दिखते गाड़ी से निकला हुआ धुआं आग में हुआ तब्दील। और अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को बरगला नहीं सकती। कांग्रेस आज ईवीएम को दोष दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने सीएम नैब सिंह सैनी को आशीर्वाद दिया। सुनिए क्या कुछ कहना है कैबिनेट मंत्री का। किस प्रकार से कांग्रेस की हमारी विधायिका बहन सरकार पर बिना वजह आरोप लगा रही थी कि पूरे समाज को बांटने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, जबकि इससे पहले ये वर्गीकरण आरक्षण में पंजाब में 1975 से चल रहा है, कर्नाटका में भी चल रहा है। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया, बिहार की सरकार ने भी किया, और 1994 से लेकर 2005 तक हरियाणा में भी चला। इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर वो सरकार को बिना बात के झूठी बातों में घेरने का काम करे तो उनका जवाब देना बनता है। वो उनके समय से कहाँ लागू है? उनके समय तो टूटने का काम किया। वो तो स्वर्गीय भजन लाल जी की कृपा हुई थी, और उसी के ऊपर इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर इस वर्गीकरण का सत्यानाश करने का काम किया था। और वो जो बददुआएं उन लोगों की हैं, जब इन्होंने पैरवी नहीं की, ऐसा ही हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला पंजाब के भी खिलाफ आया था, परंतु पंजाब के लोगों ने रातों रात विधानसभा का सेशन बुलाकर उसको एक्ट का रूप देने का काम किया। जबकि भूपेंद्र हुड्डा जी ने कह दिया कि नहीं नहीं, आप ऐसे करो, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मैं आपका साथ दूंगा। साथ देना नहीं था, नीयत में खोट था, उन लोगों ने देख लिया। परंतु उस दिन से आज तक मारे फिर रहे हैं। आज यदि ये लोग हिम्मत करें कि नायब सिंह सैनी जी ने डीएससी को शोषित पीड़ित वर्ग को संरक्षण देने का काम किया, उनको आरक्षण देने का काम किया, और यदि ये विरोध करते हैं, पूरे देश में करो ना विरोध। दे भूपेंद्र हुड्डा जी बयान कि मैं डीएससी का विरोध करता हूँ, दे राहुल गांधी जी बयान मैं डीएससी का विरोध करता हूँ, क्यों नहीं बोलती? आज ये ईवीएम को रोना रोते हैं, परंतु ये सरकार ईवीएम की खराबी के कारण नहीं बनी, ये डीएससी वर्ग के समर्थन के कारण बीजेपी की सरकार बनी। ये उन लोगों ने बता दिया। जींद के अंदर सरेआम उन्होंने आशीर्वाद दिया नायब सिंह सैनी जी को, आप हमारा आरक्षण देने का काम करें, हम आपकी सरकार बनाने का काम करें। भाजपा विधायक सतीश फागना ने कहा कि हमारी सरकार का रोड मैप बहुत अच्छा है, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया और आगे भी करते रहेंगे। आगे कहा कि तीसरी बार सरकार बनी, हरियाणा की जनता ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। उन्होंने कहा कि काम करने के लिए नीयत और नीति अच्छी होनी चाहिए। भाजपा के पास नीति और नीयत दोनों ही अच्छे हैं। NIT 86 से भाजपा विधायक सतीश हमारे साथ है। सतीश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई आपकी जीत को लेकर, और दूसरा जो है आज राज्यपाल महामहिम का जो है अभिभाषण था। एक सरकार का रोड मैप होता है, तो इस रोड मैप को आप किस तरह देखते हैं? हमारी सरकार का रोड मैप बहुत अच्छा है, और इसमें हमारे नायब सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। पीछे जो किया वो बढ़िया किया हमारी सरकार, जिसकी वजह से आज तीसरी बार जो है सरकार बनी हमारी हरियाणा के अंदर भी। और मोदी जी को सब चाहते हैं, वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। देश के अंदर भी जब तीसरी बार सरकार बनी है, और ये बननी भी चाहिए प्रदेश के अंदर। जिसकी सरकार केंद्र में होगी, प्रदेश में उसी की बनेगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हिमाचल जैसा हाल होगा। लोगों को जो है ना, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं है। तो हमारी जनता बहुत समझदार है हरियाणा की, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है। और जिस आज देखा तीसरी बार सरकार बनी, और पीछे जो काम किए हैं महामहिम जी ने सारा चीज उसमें बताया अपने भाषण में, और आगे भी ऐसी सरकार हमारे अच्छे काम करेगी, ये हमें पूरा विश्वास है लोकहित में।
NIT 86 से पहले नीरज शर्मा थे, कांग्रेस के विधायक थे, कई मुद्दे उठाते थे कि NIT 86 में जो है अनदेखी हो रही है। अब सरकार भी भाजपा की है और विधायक भी भाजपा के हैं, तो क्या लगता है कि कोई कमी थी या सिर्फ वो मुद्दे ही बनाए गए थे, या फिर अगर कोई कमी है तो उसको आप जो है दुरुस्त कर देंगे? वो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते थे। सबसे बड़ी बात ये देखो ना, 90 के 90 विधायकों को अगर पैसे की बात उठाते थे, वे पैसे नहीं देते हमें जो है ना विकास कार्य के लिए। सबसे बड़ी बात 5 करोड़ रुपया एक विधायक फंड का तो है ही है, कुछ भी ना हो तो 5 साल में 25 करोड़ हो गए ना। उस पर सीवर लाइन साफ नहीं हुई, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी था। आज मुझे बने कितने थे, 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना समझो उसे। आज मैंने 50% वहां सोल्यूशन कर दे, जो 10 साल में काम नहीं हुआ वो कैसे हो गया भाई? क्योंकि नियत और नीति सही होनी चाहिए। हमारी भी नियत सही है, हमारी सरकार की नियत भी सही है और नीति भी सही है हमारी। आप भाजपा के विधायक, सरकार का भी तो सहयोग ज्यादा कहीं ना कहीं मिलता होगा। वो जैसे वो आरोप लगाते थे कि हमारे को सरकार का सहयोग नहीं मिलता। झूठ बोलते थे, वो सरकार का सहयोग लेना ही नहीं चाहते थे। वो कर्मचारी अपने जो है ना अपने हिसाब से उन्होंने लगाए, जो काम ही नहीं करते थे। उनके दिमाग में ये थी भाई काम नहीं होंगे तो जो है ना बीजेपी की जो है ना उल्टी गिनती शुरू होंगी। लेकिन वो भूल रहे थे विधायक आप हो इस एरिया के, जब आप काम नहीं करोगे तो लोगों के जो है ना बीच में। अब लोगों ने कहा जिसकी सरकार होगी उसी का विधायक बनाएंगे, तो उन्होंने अपना विधायक बनाया। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरी सरकार है। मेरी सरकार ऊपर से नीचे तक है। मैं लोगों के बीच में रहता हूं, लोगों के काम करूंगा। जो उनके मुद्दे थे वो मैंने आज विधानसभा में उठाए। मेरी विधानसभा में पीने का पानी की कमी है, मीठे पानी की, और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे आश्वासन भी दिया है कम से कम जो ना 150 करोड़ से ऊपर का जो ना प्रोजेक्ट है नहर के पानी का, हमारे रेन्यूअल स्पेशल लाइन का उन्होंने कर दिया। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने हमारे ने, और अपने आदरणीय हमारे नायब सिंह सैनी जी ने, जो एक बहुत बड़ी सौगात है। 1 महीने के अंदर अंदर इतनी बड़ी सौगात देना, और तकरीबन जो ना आप तो शायद लेकिन हमारे वहाँ लोकल मीडिया है, उनको सबको पता है डेली उद्घाटन हो रहे हैं, डेली काम कैसे चालू हो गए इतनी जल्दी, बताओ। सिर्फ ये नियत सही है ना हमारी। हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी, हमारे ऊपर उनका पूरा आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से हमारे यहाँ फंड की कोई कमी नहीं है, न कमी आने दी जाएगी। लोगों ने जिस विश्वास से हमें बनाया, उनके विश्वास पर हम खरा उतरे। हरियाणा में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, घना कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है, तो वहीं आज भी हरियाणा वासियों को कोहरे से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हालात जस के तस बने हुए हैं। वाहन चालक परेशान है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। नूह में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में आज घना कोहरा छा गया और घना कोहरे की वजह से दिन में भी अंधेरा सा होने लगा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अचानक आए घने कोहरे के चलते एक्सीडेंट के भी खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। कितना सफर किया है और धुंध के बारे में क्या कहना है? करीबन 14 किलोमीटर का सफर तय किया। उसमें काफी धुंध है, क्योंकि 8-10 मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें इंडिकेटर है, उससे ही यूज किया जा रहा है, उससे ही पता चल रही है कि कुछ सामने है। तो दिक्कत आ रही है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत आएगी। बस 8-10 मीटर दूर तक का ही दिखाई दे रहा है। अभी क्या नाम है आपका? दिनेश नाम है। दिनेश जी, ये कोहरा कब से पड़ रहा है आज? ये जी लगभग 3-3:30 बजे से पड़ रहा है। कितनी दूर तक का आदमी साफ दिखाई दे रहा है? ये जी 10 मीटर की दूरी तक का आदमी दिखाई दे रहा है। उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा। कोहरा बहुत ज्यादा है जी आज। और ठंड भी है क्या आज? नहीं, ठंड तो नहीं है, पर कोहरा बहुत ज्यादा है। ठंड तो मतलब ऐसा आज फैला कोहरा है, तो इस वजह से ठंड तो नहीं है, पर कोहरा बहुत ज्यादा है। तो रोहतक एलिवेटेड पुल पर एक चलती गाड़ी में अचानक आग लगी। जी हां, गनीमत ये रही कि समय रहते गाड़ी का चालक जो है वो वहां से उतर गया था, उसकी जान बच गई। आपको बता दें कि बलम गांव का राहुल अपनी गाड़ी चलाता है। वो शाम को दवाई लेने के लिए एलिवेटेड पुल से होते हुए जा रहा था और इस दौरान गाड़ी के अगले हिस्से में धुआं उठता दिखाई दिया और जल्द ही वहां जो धुआं है वो आग में तब्दील हो गया। राहुल ने तुरंत गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर बाहर निकल गया और देखते ही देखते उसकी गाड़ी धू-धू कर जल उठी। राहुल ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। हालांकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा तो दिया, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक जो गाड़ी है वो लगभग जल चुकी थी। क्या नाम है? राहुल। राहुल कैसे हुआ ये जी मैं दवाई लेने जा रहा था, तो चलती में आग लगी। फिर कैसे जान बचाई? अपने खिड़की खोल कर भाग गया जी, और नीचे उतर गया जी। एक और हो लिया गाड़ी में। फिर बाहर ब्रिगेड द्वारा फ़ोन कर दिया, पुलिस फ़ोन कर दिया था,
आगे थे सारे करवा के थे, करवा के। फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तब तक तो जल हाँ, चुकी जब तक जल चुकी थी, आधी जो काफ़ी जल चुकी, सारी जल चुकी थी। तो आप कैसे टैक्सी में चलाते थे? हाँ, टैक्सी में चलाता था। परिवार का गुजारा कैसे होगा? देखो जी कैसे होते। पूरे प्रदेश की तरह सिरसा जिले में भी डेंगू के डंक से जो है वो प्रभावित है। साल 2024 में अब तक सिरसा में 192 डेंगू के केस जो है वो सामने आ चुके हैं। सिरसा में वार्ड नंबर 19 में डेंगू से संभावित एक छोटी बच्ची की मौत हो गई, लेकिन सिरसा का स्वास्थ्य विभाग इस मौत के पीछे डेंगू को वजह नहीं मान रहा। बच्ची की मौत के बाद अब सिरसा का स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ चुका है और सिरसा शहर में फॉगिंग करवाने के आदेश भी दे दिए हैं। इसके साथ ही वार्ड नंबर 19 में आसपास के लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। डेंगू को कंट्रोल करने के लिए डेंगू लार्वा के निस्तारण के लिए लगातार जिला में जागरूकता अभियान जो है वो भी चलाए जा रहे हैं। तो डेंगू से बचाव के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भी मरीजों को उपचार के लिए 12 बेड का स्पेशल डेंगू वार्ड बनाया गया है। नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि सिरसा जिला में डेंगू के 192 मरीज मिले हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस बच्ची की मौत हुई थी उसकी मौत की जांच की जा रही है। फिलहाल उसकी मौत डेंगू की वजह से नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उस बच्ची का इलाज सिरसा के कई प्राइवेट अस्पतालों में किया जा रहा था, जहाँ उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद बच्ची की मौत हो गई। सुनिए क्या कुछ कहना है नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गौरव कुमार का। ये जो बच्ची है ये अप्रोक्सीमेट 5 दिन पहले इसको फीवर आया था। ये लोकल वहाँ पे अपने डॉक्टर को दिखाते रहे हैं। लोकल जो डॉक्टर है इनको दिखाया इन्होंने और फिर इनकी 10 तारीख को तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तब इनका एक एंटीजन कार्ड टेस्ट हुआ है, कार्ड टेस्ट डेंगू का, तो वो पॉजिटिव आया। जो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है हमारा एलाइजा का होता है, जो नोटिफाइबल डिजीज़ में है, और वो इनका नहीं हुआ है। तो जब ये 11 तारीख को इनको ज़्यादा दिक्कत हुई तो ये अपने बेबीलोन हॉस्पिटल में गए, उसके बाद मेडी सिटी में और दैन खुराना जी के पास गए। तो यहाँ पर जो फाइल हमने मंगाई है वहाँ से, उसके अंदर एक तो सेरेब्रल एडिमा आ रहा है, दिमाग में सोजिश है, एक पल्मोनरी एडिमा है उसमें, और एक इसके अंदर जो प्लेटलेट्स में 65,000 है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी है, और इसको हम सस्पेक्टेड डेंगू करके इसकी पूरी जांच करेंगे पूरी। जिला सिरसा में इन दिनों डेंगू के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। निजी अस्पतालों में हर रोज डेंगू से प्रभावित लोग उपचार लेने के लिए आ रहे हैं। सिरसा शहर में सोमवार को डेंगू के चलते एक बच्ची की मौत भी हो गई। हालांकि नगर परिषद कर्मियों द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि शहर के सभी 31 वार्डों में फॉगिंग करवाई जा चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है कि फॉगिंग के मामले में खानापूर्ति ही की गई, क्योंकि ये फॉगिंग पूरे वार्ड में न होकर सिर्फ कुछ गलियों तक ही सीमित रही है। यही वजह है कि शहर में फॉगिंग न होने से डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। लोगों में भी इस बीमारी को लेकर भय का माहौल बन चुका है और जैसे ही एक बच्ची की मौत की खबर सामने आती है तो उससे भी लोग सहम गए, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी अभी तक ढुलमुल रवैया ही अपनाए हुए हैं। कल जैसे हमारे को पता लगा तो वहाँ पर हमने नगर पालिका के सहयोग से वहाँ पर फॉगिंग करवा दी है। आज भी वहाँ पर फीवर मास सर्वे हमारा टीम्स बना के फीवर मास सर्वे कर देंगे, मतलब कुल पॉपुलेशन में कितने फीवर के मरीज हैं, जो फीवर के मरीज होंगे उनकी जांच कराई जाएगी और आगे की जो कार्रवाई है इसमें लाई जाएगी। डेंगू के केस जो हमारा सीजनेबल डिजीज़ है, डेंगू एक सीजनेबल डिजीज़ है, तो हमारे जो लास्ट 4 ईयर का डेटा देखेंगे, 4 या 5 ईयर का डेटा हम देखते हैं तो नवंबर के अंदर हमारे केस इंक्रीज़ होते हैं। अप्रॉक्सीमेट 1/3 केस जो होते हैं वो नवंबर के अंदर आते हैं, और इस सीजन में भी ऐसा ही आ रहा है। तो हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हुआ है, वैसे ही चल रहा है जो सिरसा का। नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवार ने पीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर उन्होंने ये कहा कि दिशाहीन अभिभाषण था। आगे ये कहा कि किसानों को ठगा जा रहा है। धरातल पर जब भाजपा जाएगी तो पता चलेगा कि किसानों की हालत आखिरकार कैसी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस विधायक का। नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। विधायक जी, आज जो पहला दिन है अपने शीतकालीन सत्र का, तो इसमें
राज्यपाल का अभिभाषण था, किस तरह देखते हैं? कई उसमें जो है पिछली जो उपलब्धियां सरकार की गिनाई गई, रोड मैप भी एक तरह से बोला जा रहा है भाजपा की तरफ से कि हम जो है ये प्रगति जो है प्रदेश की और जो है लेके जाएंगे। क्या सहमत है आप इस चीज से? नहीं, रोड मैप तो था ही नहीं, कहीं कोई रोड मैप नहीं, कहीं कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं, कहीं विकास के ऊपर कोई बात नहीं अभिभाषण में की गई कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, कितना हम विकास के लिए हमने कितना किया है और आगे हम कितना करेंगे। कोई इसमें फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी। ये बिल्कुल दिशाहीन अभिभाषण था जिसका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। केवल सरकार के दस्तावेज जो महामहिम जी ने पढ़ने थे और सरकार की फिर थपथपाने का जो काम किया, इसमें मुझे कहीं कुछ नहीं लगा, क्योंकि किसानों की बात इसमें की गई। आज सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का है। डीएपी के लिए पूरा परिवार लाइन में है, डीएपी नहीं मिल रहा। आज पूरा आप बात करेंगे एमएसपी, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा। नमी के नाम पे, मिलर के नाम पे, परचेजर के नाम पे किसान को ठगा जा रहा है। आज मैं बात करूं पराली की, किसान को पूरी दुनिया में विलन एक तरफ से बनाया जा रहा है, जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पराली का सीजन 10 दिन का सीजन होता है। अब मैक्सिमम 6 से 7% पोल्यूशन हो सकता है। 365 दिन प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हर रोज बढ़ते इतने सारे व्हीकल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन साल में 365 दिन में 10 दिन 6 से 7% पोल्यूशन के लिए पूरे किसान को 100% जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। तो ये गलत है और आज किसान के साथ बहुत गलत हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही है कि किसान को दबाने का काम करो ताकि किसान खेती से अलग हो जाए। अनुसूचित जाति के जो आरक्षण में वर्गीकरण हुआ और ये बिल भी पास हो गया, कानून बन गया, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? कितना लाभ होगा? क्योंकि सरकार का ये कहना कि हमारा एक ये जो है बड़ा कदम है। इस सरकार का बड़ा कदम, अगर सरकार को ये लगता है कि उसका बड़ा कदम है, देखिए मैं उसमें विरोध में नहीं हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि उसकी पहले उसके ऊपर विचार होना चाहिए था, लेकिन वो अब हो गया है। तो आरक्षण किस लिए है? ताकि पिछड़े वर्ग को के उत्थान के लिए है। आप नौकरी में आरक्षण किसी को दे नहीं रहे। 25,000 नौकरियां आप कह रहे हो हमने लगाई, हालांकि 9200 नौकरियां लगी हैं। वो हकीकत में देखा जाए, कोई डी ग्रुप से सी में प्रमोट हुआ है, कई एलिजिबल भी नहीं है। मतलब आप नौकरियों में आरक्षण आप दे नहीं रहे। आप एक ऐसी पॉलिसी लेके आए हो जहां आरक्षण है ही नहीं। HKRN कहां है उसमें आरक्षण? बताइए, आपने कभी सुना है कौशल में आरक्षण है? वहां आरक्षण है नहीं, तो पिछड़े वर्ग का उत्थान कैसे होगा? अगर आप सही मायने में चाहते हो कि आरक्षण का लाभ मिले, तो आप उसे सही मायने में नौकरियों में लेके आइए। मेरा एक आखिरी सवाल है आज का। सीईटी जिन्होंने पास कर रखा है, जिनकी नौकरी नहीं लग पाई है, उनको 2 साल के लिए सरकार जो उन युवा वर्ग में जो लोग हैं उनको 9-9 हजार रुपए प्रति माह देगी। तो क्या सराहना करते हैं इस तरह के डिसीजन का सरकार के आप? क्योंकि अभिभाषण में भी इस चीज का जिक्र था। सराहना मैं बिल्कुल करता हूं, लेकिन सराहना तो तब करूंगा ना जब कोई देगा। मुख्यमंत्री जी ने 3100 एमएसपी देने की भी बात कही थी, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी पलट गए, उन्होंने कहा अभी तो 5 साल का समय है। मतलब ये लोग केवल कागजों में और भाषणों में इनका विकास होता है, जमीन पे इनके विकास से कोई इनको मतलब नहीं। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए PTC न्यूज के साथ।